आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। पीड़ा न केवल मेरी है, ये पीड़ा भाजपा नेता पारस सिंह जी की भी। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी जो हैं, जो उदयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सनातनी नहीं है, उनका ईश्वर में विश्वास नहीं है, ना वो एकलिंगनाथ जी को मानते हैं, ना जगदीश भगवान को मानते हैं, ना कालका माता को, ना नीमच माता को, ना भगवान महावीर के मंदिर जाते हैं। हम तो भगवान महावीर के भी जाते हैं, सारे मंदिरों में भी ढोक देखते हैं और हमसे सनातन के बारे में सवाल करते हैं। हमने कहा चलो राजनीतिक बहस विजन की बात नहीं करेंगे, सनातन के बारे में आप अपनी राय रखिए, जैन धर्म के बारे में रखिए, हम उस पर विमर्श करेंगे। मैं तो व्यक्तिगत रूप से जैन धर्म से भी सीखता हूँ। अहिंसा की जो बात है वो जैन धर्म ने दुनिया को दिखाई, टॉलरेंस की जो पावर है वो जैन धर्म ने, संयम जिसको हम कहते हैं वो जैन धर्म ने सिखाया। क्योंकि हमारे जो सनातनी स्कूल में जिसमें हम पढ़े हुए हैं उसमें ये कहा गया है कि सनातन का अर्थ दूसरे धर्मों से घृणा करना नहीं है, दूसरी जातियों से घृणा करना नहीं है, मेरे को जाति सूचक गालियां देना नहीं है। सनातन का अर्थ वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव। सनातन का अर्थ यह है कि जिस धर्म से जो अच्छी चीज मिले उसको ग्रहण करो। सनातन का अर्थ वो वेदों में है, उपनिषदों में है, धार्मिक किताबों में है। हम तो उस पर भी बहस या उस पर भी अपनी बात रखना चाहते थे और उन्होंने नहीं उचित समझा, वो उनकी मर्जी। पर मैं आपको ये जरूर पूरी जिम्मेवारी से कह सकता हूँ कि उदयपुर ने अपना मूड बना लिया। उदयपुर ने अपना मूड तेज गति से विकास करने का बना लिया। उदयपुर ने अपना मूड टूरिज्म इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्री को ताकत देने का बना लिया है। उदयपुर में अब टाइम पास का समय गया, अब अंडर पास का समय आ गया। टाइम पास वालों का टाइम वास्तव में पास हो गया, उनका समय पास हो गया, चला गया। उदयपुर ने अपना मूड बिल्कुल क्लियर कट बना रहे। आज हमने छत्तीसगढ़ जी के मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में एक विशाल जन सैलाब वाली बाइक रैली की, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे वेल विशर्स, और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं भी कई राज्यों में चुनाव में एज ए इंचार्ज या उनके सहायता करने गया कि जिस दुकान से हम जा रहे थे, जिस दुकान के सामने से निकल रहे थे, वहाँ के यंग जो बच्चे थे वो हमारे साथ अपने आप बाइक लेके जुड़ रहे थे, हमें अपना विश्वास प्रकट कर रहे थे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ा प्रेम स्नेह उदयपुर ने मेरे को और हमारी पार्टी को दिया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सातों गारंटियां जो हमारी राजस्थान की सरकार ने हर राजस्थान निवासी को दी, उसके अलावा जो 7 गारंटियां मैंने उदयपुर शहर को स्वच्छ पेयजल की गारंटी दी है, टूरिज्म इंडस्ट्री को डबल करने की गारंटी दी है, माइनिंग इंडस्ट्री को और ताकत देने की गारंटी दी है, हाईकोर्ट बेंच को यहाँ पर बनाने के लिए एक जन संघर्ष कराने की गारंटी ली है, वो सारी चीजों की गारंटी ली है हमने। IT, BPO, KPO से नए रोजगार के सृजन की गारंटी ली है। वो सारी गारंटियां उदयपुर को दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर बनाने की गारंटी ली है हमने। और मेरे को ये भी पता है, आप ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि कुछ चीजें गौरव जी विधायक के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, कुछ चीजें नगर निगम के जुरिस्डिक्शन में आती, पर जहां चाहा वहां रहा। Where there is a will, there is a way. I believe in this statement. हम चाहेंगे तो हर जगह से अपनी चीजों को करवा कर लाएंगे और उदयपुर को वास्तव में, जो कि दुनिया का सबसे सुंदर शहर है, उसको दुनिया का सबसे सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला शहर बनाएंगे। कई दफा मैंने आपसे व्यक्तिगत रूप में भी अपनी बात रखी, आप में से कई लोगों से 1 to 1 भी मैंने 3 से 4 बार किए, आपके तीखे सवालों का भी जवाब दिया। और मुझे लगता है लोकतंत्र की यही खूबी है कि आप तीखे सवाल लेकर बैठे रहें और उन तीखे सवालों का या तो मैं जवाब दूं
या उनको एक्सेप्ट करूं? और मेरे को लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने काम किया, आप लोगों ने पिछले 20-22 दिनों में जिस तरह से एक अनबायस्ड कवरेज की, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और मुझे लगता है आप जैसे लोगों के कारण ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं, वो आज जीवन। आज मुझे लगता है आप लोगों के सवाल ज्यादा होंगे। मैं सुयो मोटो अभी स्टेटमेंट जो देना था मैंने दे दिया। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। भले 20 सवाल होंगे तो 20 सवाल का, 1 सवाल होगा तो 1 सवाल का, और कोई नहीं होगा तो हम इस प्रेस वार्ता को यहीं समाप्त। मेरे ज्ञान में और यहाँ बैठे हुए हर मेवाड़ के सपूत के ज्ञान में, इसको हम अंग्रेजी में स्लैंग लैंग्वेज कहते हैं। स्लैंग आप समझते हैं? स्लैंग SLANG, जिसके किसी को नीचे दिखाना हो, उसको भद्दी गाली देनी हो, उस तरह के शब्द में प्रयोग किया जाता है। पर आप हो सकता है आप इतने, मेरी बात सुनिए, मैं तो हमारी परंपरा के हिसाब से कह रहा हूँ। उन्होंने मेरे से जाति का सर्टिफिकेट मांगा। क्या आपसे कोई आपकी जाति का सर्टिफिकेट मांगे तो आपको अच्छा लगता है? मुझे तो नहीं लगता। और मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए 99% लोगों को नहीं लगता। मेरे को कल मैंने देखा कि किस तरह वैष्णव समाज को उन्होंने टारगेट किया। अरे वैष्णव समाज तो वो समाज है जो सनातनी परंपराओं से अपना जीवन निर्वाह करता है। वैष्णव समाज में भारी रोष है। कल मुझे उनके समाज के अध्यक्ष, ट्रेजरर, उपाध्यक्ष मिले, और जो उनके समाज के एक ऑफिस बेयरर थे, उनकी आंखों से, वृद्ध व्यक्ति थे वो 70 साल के, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि हमें इस तरह टारगेट क्यों किया जाए? क्या हमने इस देश के निर्माण में कोई काम नहीं किया? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने उन्हें सिर्फ ये जवाब दिया कि मैं आपके साथ आपके जितना ही आहत हूँ, पर मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, इसलिए पब्लिक के सामने आंसू नहीं निकाल सकता। और आप जितना ही आहत, मेरे भी उतना ही आहत हूँ। उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आई। मैंने मेरी पत्नी को कहा कि मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या सवाल पूछ लिया? मैंने तो ये पूछा उदयपुर का विजन रखिए। उन्होंने कहा मैं बाबा हूँ। मेरे को ये जवाब दिया। मैंने तो कहा घरों में गंदा पानी क्यों आता है? उन्होंने कहा मैं वैष्णव हूँ। मैंने ये पूछा उदयपुर में रोज ट्रैफिक जाम क्यों होता है? तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण ही नहीं हूँ। मुझे नहीं पता इतनी घृणा उनको हिंदू धर्म से क्यों है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। पर मैं उनको ये कहूंगा कि जैन धर्म में भी घृणा का स्थान कहीं नहीं है। जैन धर्म भी वसुदेव कुटुंबकम और प्यार की भावना से ही आगे बढ़ता है। पर वो मेरे से घृणा करते हैं, हमारे इष्ट देवों से घृणा करते हैं, उनके खुद के, जिनके सामने हम जाके ताकत लेते हैं, भगवान श्री महावीर स्वामी जी, वो वहां भी नहीं जाते, उनसे भी घृणा करते हैं। मुझे नहीं पता इतनी घृणा क्यों, पर मैं ये जरूर उनको सलाह देना चाहूंगा कि घृणा मनुष्य के लिए अच्छी चीज नहीं। एक मनुष्य की सोच घृणा से खराब होती है। एक मनुष्य में नेगेटिविटी बढ़ती है घृणा से। अपने आप में कोशिश करें। और मैंने तो कल भी भगवान जगदीश से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि उनके मन में आपके प्रति जो घृणा है उसको ईश्वर कम करिए। एकलिंगनाथ जी भी जाऊंगा, महाकाल जी गया, वहां भी भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि भोलेनाथ जी उनके मन में आपके प्रति जो घृणा है उसको कम कर दीजिए। पता नहीं, वो मैं इसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। गौरव जी, आपको नहीं लगता कि पिछले 2-3 दिनों से विकास की जो राजनीति चल रही थी वो जातिवाद में उलझ गई है? आप ये बताइए, मैंने जो सुयो मोटो स्टेटमेंट दिया वो तो मेरी 7 गारंटियों पे ही दिया। और आप मेरे को एक चीज बताइए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना लंबा आपका अनुभव है, आपने कभी किसी कैंडिडेट का मैनिफेस्टो देखा? और ये मैंने नहीं बनाया,
ये उदयपुर के 30,000 वोटर्स ने मिलके उनके इश्यूज को चिन्हित करके हमने बनाया। 30,000 में आपको रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ। 30,000 लोगों से। एक बच्ची बोली जब उसको फोन किया रैंडमली कि यहाँ पे शिक्षा में जो हम ग्रेजुएशन कोर्स अच्छा करना चाहते हैं उतने अच्छे कॉलेज नहीं है। एक लड़का बोला कि मैं बीई और एमबीए हूँ पर मेरे को रोजगार नहीं है। एक माइनिंग व्यवसायी बोला कि मेरा व्यवसाय दिन ब दिन खत्म हो रहा है। एक टूरिस्ट गाइड बोला कि जो मेरी इनकम थी वो आधे से भी कम रह चुकी है। एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान वाला बोला कि मेरे आइटम बिक नहीं रहे। उन चीजों को समाहित करके हमने बना। एक वकील बोला कि मिट्टी मेरी, केसेस मेरे, डिस्प्यूट्स मेरे और लड़ने में कोई दूसरे शहर जाऊं। एक फॉरेन जाने वाला बच्चा बोला कि आरपीओ यहां से ले गए और टाइम पास वाले टाइम पास करते रह गए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शहर से चला गया और जनप्रतिनिधि जो थे वो सोते रह गए। इससे कमजोर जनप्रतिनिधि क्या हो सकते, जो अपने शहर के लिए जो उनका हक है वो नहीं मांगते। अरे स्ट्रॉन्ग जनप्रतिनिधि तो वो होते हैं जो अपने शहर को बड़े से बड़ा हक दिलवाते हैं। अभी वाले हमारे जनप्रतिनिधि सोते रह गए। आप बताइए किसी एक व्यक्ति ने आवाज उठाई हो? हाँ, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि प्रधानमंत्री जी ये जो पासपोर्ट यहां से गया है इससे मेवाड़ और वागड़ का हक छीना गया। मैंने चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी कई समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुई पर और किसी ने वो चिट्ठी नहीं लिखी। आपका आरपीओ चले गया, आपके जो पासपोर्ट के डिस्प्यूट के लिए अब मैं कोटा जाऊं, ये कौन सी बात होगी? वीजा लेने वाले लोग मेरे ज्यादा, फॉरेन जाने वाले लोग मेरे ज्यादा, और आरपीओ चले गया वहां। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी ट्रिब्यूनल को यहां लाने का हमने जो जन आंदोलन चलाने का आपसे वादा किया वो पूरा करें। और एक जो हैंडीक्राफ्ट्स की एक बड़ी समस्या थी, आप लोगों को भी वो पता होगी कि जो बड़े हैंडीक्राफ्ट वाले हैं वो अधिकतर अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का आपके पास इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है, तो कैसे हम एक्सपोर्ट सुचारू होगा? आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता है, उसके 1 महीने बाद सामान पहुंचता है, माल उससे पहले ही आदमी पूछता है कितने दिन में आएगा, आप कहते हो 1 महीने में, तो ऑर्डर ही नहीं देता है। ये सारी चीजें जो उस जन संकल्प पत्र सह वचन पत्र में लिखी गई है, ये उदयपुर की आवाज है, ये प्रोफेसर गौरव वल्लभ की नहीं है। हाँ, आपने जो सवाल किया कि वो पीछे छूट गया, मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं भावुक आदमी हूं, मुझे उस चीज से बहुत ठेस पहुंची, व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। मेरे पूरे समुदाय को, मेरी पूरी जाति को, मेरे पूरे हिंदू धर्म को उससे ठेस पहुंची, मेरे पूरे सनातनियों को उससे ठेस पहुंची। फिर भी उनको लगता है कि सनातनियों को ठेस पहुंचानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बोला होगा कि सनातनियों को गाली दो, तो वो बोल रहे हो, वो उनकी इच्छा, वो उनका संघर्ष है, वो उनका जीवन। अभी मेरे दोनों मित्रों ने सवाल किए आपसे। अभी आपने कहा कि जात में पूछो सारूकी और वसुधैव कुटुंबकम, ये बात कर रहे हैं। कांग्रेस जातिगत जनगणना के ऊपर प्रेशर दे रही है, तो हर एक आदमी की जाति पूछी जाएगी, हर एक आदमी को उसको लिखा जाएगा। तो आप सड़क, मेरी बात सुनिए, मैं समझ गया सर, आपका सवाल समझ गया। तो आप ये चाहते हैं कि जिन समुदायों को सरकार जैसे आपकी एज पूछती है, आपका जेंडर पूछती है, तो कोई आदमी दूसरा भी आपसे ये सवाल पूछ सकता है। आपको राह चलता आदमी पूछ लेगा। आज सरकार, आप जैसे फॉर्म भरते हो, आप ये भी कह सकते हो गौरव जी आपने कई परीक्षाएं दी होगी। हाँ, मैंने कई परीक्षाएं दी, उसमें जाति पूछी जाती है, तो ये गलत है। तो मैं कहूँगा भैया उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, पर क्या जो जिस व्यक्ति ने मेरे को बाबा कह के अपमानित किया, मेरी जाति को गाली दी, हम ये पूछती है सरकार कि तू बाबा है क्या? फिर ऐसे पूछते हैं। आप मुझे ज्यादा उत्तेजित मत कीजिए, ये मेरे दिल के बहुत सेंटिमेंटल आदमी हूं मैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप बाबा हो क्या, आप वैष्णव हो क्या? अरे ये बाबा और वैष्णव क्या
हमारे देश में उपस्थित नहीं है। मैं आपसे पूछूं ये आपको कैसा लगेगा? आप एक मिनट रुकिए, आपको कैसा लगेगा? मैं पूछ रहा हूं कि 20 साल में काम क्यों नहीं हुआ, मैं पूछ रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना, मैं पूछ रहा हूं कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं है, मैं पूछ रहा हूं हाईकोर्ट की बेंच क्यों आपने फाइल क्यों फेंकी? पूछिए वकीलों से, हाईकोर्ट की बेंच की फाइल फेंक दी जाती है, वो क्यों फेंकी गई? अहंकार। आपको एक और बात बताता, सिंधी समाज का एक प्रकरण था 396 प्लॉट्स का, जो उनको काफी सालों से पेंडिंग था। जब सिंधी समाज के वरिष्ठ नेता उनके पास गए, ये हमारा प्रकरण है जो 20 साल से यहाँ के जनप्रतिनिधि, उन्होंने फाइल फेंक दी। आप किसी भी सिंधी समाज के व्यक्ति से पूछिए कि फाइल फेंकना क्या होता है। आप नहीं कर सकते तो आप सम्मान से कह सकते हो कि मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, फाइलें फेंकते हो। आप ये बताइए, क्या हम वो भूल सकते हैं कि मेवाड़ में रहकर महाराणा प्रताप को गाली किसने दी? आप भूल सकते हो? मैं नहीं भूल सकता और उदयपुर का कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता, और जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा कि इस धरती पर खड़े होकर हमारे इष्ट देव महाराणा प्रताप को एक व्यक्ति ने गाली दी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको गाली देने के बाद उसको पदोन्नत करके एक बड़े स्टेट का महामहिम बना दिया। गाली दो और आगे बढ़ो, आप भूल सकते हो, पर यहां का 99.9% जो इस मिट्टी में जन्मा, जो इस मिट्टी से रोटी खाता है, जो इस मिट्टी में रहता है, वो महाराणा प्रताप का अपमान सहन नहीं करे। तो ये आपको साहब क्या हो गया, महाराणा प्रताप जी को भी दे दी तो क्या हो गया? आप ये भी आर्गुमेंट दे सकते? नहीं साहब, नहीं चलेगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि गौरव एक पोलाइट आदमी है तो आप इसको गाली दे सकते हो। हाँ, मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकता, मेरे संस्कार नहीं। पर आप मेरी पोलाइटनेस को मेरी कमजोरी नहीं, मेरे संस्कार मानिए। मेरे गुरुओं के जो मेरे को ट्रेनिंग मिली, मेरे माता पिताओं के संस्कार मानिए, वो मेरी कमजोरी नहीं। तो आप कह रहे हो वो गाली नहीं है, अब आप बताइए, आप थोड़ा उनको बताइए कि कौन सी क्या। मैं इस तरह की भाषा, मेरे तो माता पिता नहीं, मैं तो आपसे आता हूं तो नमस्कार करता हूं, आपसे आके थोड़ी बोलता हूं अरे तू बाबा है क्या, ऐसे पूछता हूं? अभी आया अंदर, आपसे ऐसे पूछा मैंने? एक मिनट रुकिए। नहीं तो आप मेरे सेंटिमेंट्स को आप हर्ट मत करिए। मैं इमोशनल आदमी हूं, मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, बिल्कुल हुए मेरे सेंटिमेंट्स जी। अब आप बताइए, एक स्वर्गीय आदमी पे ऐसी टीका टिप्पणी कोई करता है? हम तो हमेशा कहते हैं कोई व्यक्ति का जिसका स्वर्गवास होता है उसके लिए सिर्फ अच्छे और उसके अच्छे कामों को याद करते हैं। वो एक स्वर्गीय आदमी राजेश पायलट साहब, जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको एक जानकारी और देता हूं कि बांग्लादेश का युद्ध हुआ, उस समय वो फाइटर पायलट थे। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उस युद्ध में भाग लिया। ऐसे जांबाज व्यक्ति के मरणोपरांत आप ऐसी बातें करते हो। और सचिन पायलट जी को मान सम्मान जो उनका इस पार्टी में है और रहेगा, वो ये सब बातें करके वोटर्स को कंफ्यूज करना चाहते हैं। क्योंकि हम तो गारंटी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं? प्रोफेसर गौरव वल्लभ उदयपुर शहर की गारंटियों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अब आप बताइए, यही तो डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वी वांट बिजनेस, हम सेंसिबल बातें करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि राजेश पायलट को ऐसा हो गया। अब मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हर उस व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं जो देश में रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी से ऐसी हल्की बातें शोभा नहीं देती। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के ये कहूँ। और किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है तो हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आदर और प्रेम की बातें उसके लिए याद की जाती है, और कुछ।
मुझे लगता है मैंने इसका जवाब दे दिया। भूपेश बघेल साहब हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर है, उन्होंने बोली अपनी जो उनके दिल में आया। पर मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि अगर एकलिंगनाथ जी की कृपा हुई और ऐसा भूपेश बघेल जी ने कहा वो सत्य हुआ तो आप सब भी मंत्री होंगे, 2,44,000 वोटर्स मंत्री होंगे। ये मैं आपको लिखा देता हूँ। या आप जो मेरे पत्रकार साथी है, आपकी ताकत भी मंत्री के बराबर होगी, ये भी मैं आपको पत्रकार वार्ता में कह देता हूँ। बाकी मेरी तो इच्छा प्रधानमंत्री बनने की है, उस बात का क्या इम्पोर्टेंट, पार्टी निर्णय लेती है, उचित समय में पार्टी निर्णय लेती है। भूपेश बघेल जी ने के साथ मैंने कई राज्यों में काम किया है, उन्हें पता है कि मेरी सिंसियरिटी और डेडिकेशन से मैं काम करता हूँ, ये सब जानते हैं। या तो मैं काम करता ही नहीं, और करता हूं तो मैं अटमोस्ट सिंसियरिटी से करता हूं, ये मान के ये मेरा पर्सनल काम है। उन्होंने बोला, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इतने वरिष्ठ नेता और वर्तमान में मुख्यमंत्री पद और आगे 3 तारीख को वापस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उन्होंने मेरे लिए इतने पॉजिटिव सेंटीमेंट जाहिर किए, मैं उनका आभारी हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पर मैं आपको कहता हूं, अगर उनकी जुबा पर सरस्वती बैठी हुई है तो आप सब भी मंत्री होंगे। उदयपुर के 2,44,000 वोटर्स मंत्री होंगे। आपने घोषणा पत्र शायद उस दिन आप पढ़े, तो उसमें मैंने टाइमलाइन सर दी है, पर पहली 3 प्राथमिकताएं बताता हूं। नंबर 1, 2, 3। नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समाज, इकोनॉमी जब तक प्रॉस्पर नहीं होगी, वो समाज या शहर आगे नहीं बढ़ सकता। तो नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी जो इकोनॉमी के 2 पिलर्स हैं, पहला पिलर टूरिज्म इंडस्ट्री और दूसरा पिलर है माइनिंग इंडस्ट्री। इन दोनों को ताकत देने का, इन दोनों में बिजनेस बढ़ाने का पहला संकल्प है। नंबर दूसरा संकल्प है उदयपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। उसमें फ्लाईओवर भी आ गए, अंडरपास भी आ गए, हमारे जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे डस्टबिन्स हैं, जो क्लीनलीनेस के और पैरामीटर्स हैं, शौचालय हैं। मतलब मोहल्लों में एक बहुत बड़ी समस्या, आप लोगों को तो पता है, आपने कई बार छापा ही होगा, हर मोहल्ले में सामुदायिक महिला स्नान घर की बहुत बड़ी समस्या, महिला शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है हमारे शहर के अंदर। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड प्रायोरिटी। और थर्ड प्रायोरिटी, झीलों के नगरी में बसे हर व्यक्ति के घर में पर्याप्त पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना। ये 3 प्रायोरिटीज हैं। अभी आपने कहा हाईकोर्ट बेंच के लिए कि मेरी प्राथमिकता मैं लाते रहूँगा, मगर आपका सीधे लड़ाई होगी अशोक गहलोत जी से। अशोक गहलोत जी ने कहा कि मेरे नेतृत्व में ऐसा आपका ये मानना है। मैंने उसमें जो लिखा, पुनः मैं दोहरा देता हूँ, हाई कोर्ट की बेंच उदयपुर में लाने के लिए जो जन आंदोलन होगा उसमें मैं बिल्कुल 100% शरीक होगा। और उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि शायद आपको ये प्रोसेस नहीं पता। हाई कोर्ट बेंच लाने के 4 स्टेक होल्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब इसके 4 स्टेक होल्डर्स हो गए, तो मैंने ये बोला है कि मैं चौथे स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करूँ। ये मैंने आपको बोला करूंगा, इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं। और बाकी 3 स्टेक होल्डर्स जो मेरे बस में नहीं, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि मैं लेके आऊं। मैंने कहा एक चौथे स्टेक होल्डर को मैं कन्विंस करने की गारंटी देता हूं। बाकी 3 स्टेक होल्डर्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो ले रहे हैं, यहाँ के एमपी साहब ले रहे हैं गारंटी कि वो बाकी 3 को लेके आते हैं। अगर वो लाते हैं, मैं तो यहाँ से उनके, वो लाए या नहीं लाए, मैं इनसे तो लाऊंगा ही कन्विंस करके, ओके लेटर लेके आऊंगा। और हो सकता है कोई और हॉल में अपन प्रेस वार्ता करें, पर आपको सबसे पहले सूचित करूंगा। और बाकी जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं,
जिस राज्य ने 25 एमपीज दिए, वो स्टेक होल्डर क्या कर रहे हैं? वो उनका क्या काम था? उनका क्या, उन्होंने क्या एक लेटर भी लिखा? मैं आपसे पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य ने एक लेटर भी लिखा प्रधानमंत्री को कि यहाँ पे हाईकोर्ट की बेंच आनी चाहिए? उनको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर इस तरह का आंदोलन चल रहा है, लोगों की रिक्वायरमेंट से शायद उनको पता ही नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 20 साल तक यहाँ जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने यहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच लाने का विरोध किया, अपोज, OPPOSE। मैं आपको दे दूंगा, अभी मंगा के आपको अभी हाथों हाथ। और कोई सवाल? आपने मोनोरेल का जो प्रोजेक्ट बताया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आज बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि उदयपुर की जो सड़कों की जो डिजाइन है, जो उतार चढ़ाव है, उसमें ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता। तो आपने भाई मैं तो देखो, वो जो नेता है उन्होंने तो एंटायर सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की होगी, क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस हो सकती है तो एंटायर सिविल इंजीनियरिंग भी कोई डिपार्टमेंट होगा। मेरे पास तो इतना ज्ञान नहीं है। मैंने लिखा बेस लाइन सर्वे करवा इसको कराने का काम किया जाए। अब आपका टेरेन मान लो खराब है, ऊंचा नीचा है, तो वहां आप ट्रांसपोर्टेशन चलाओ ही मत। देखो कहां से लाते हैं ये सोच, कहां, कौन देता है इनको ये बुद्धि? आपको हंसी नहीं आई जब उन्होंने कहा क्या वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर है? वो सिविल इंजीनियरिंग की हुई उन्होंने IIT से, उन्होंने सर्वे कर लिया। कौन थे वो वैसे महानुभाव? प्रमोद सामंत। अच्छा, तो उन्होंने क्या इंजीनियरिंग करके बताया? इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से बात करके बताई? नहीं, वो तो उन्होंने आप पे भी सवाल किया। हाँ, मैंने कहा कि मैं विकास का काम सोच रहा हूं, वो कह रहे हैं मैं नहीं करने दूंगा। अच्छा, आप कितने ये उदयपुर के जनप्रतिनिधि, मैं उदयपुर में कह रहा हूं कि मोनो रेल के लिए हम बेसलाइन सर्वे कराएंगे, वो कह रहे हो ही नहीं सकता। अरे एंटी उदयपुर बातें करते उदयपुर में रह के, महाराणा प्रताप को गालियां दो, उदयपुर के विकास को रोको, हाईकोर्ट की बेंच को रोको, कोई समाज आपको भूमि आवंटन के लिए जाए तो फाइलें फेंको। ये चरित्र है जनप्रतिनिधि का। अच्छा, कितने मतों से जीत रहे हैं गौरव वल्लभ जी? देखिए, कल तक मेरे को लगता था कि मैं 25,000 वोटों से मेरी जीत हुई, पर आज जो मैंने लोगों की आंखों में जी, जो, और विशेषकर यूथ, लड़के और लड़कियां दोनों की आंखों में उनको लगा कि ये व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है हम लोगों के, तो मुझे लगता नाउ द विनिंग मार्जिन विल बी मोर देन 30,000। हमारे जीत का अंतर 30,000 से ज्यादा हो। ये मैं आपको अभिमान से नहीं बोल रहा, पर जो मैं ग्राउंड से लोगों के इनपुट मुझे मिल रहे हैं, जो प्रेम मिल रहा है, जो स्नेह मिल रहा है, रात को 1-1, 2-2 बजे लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई साहब ये भ्रष्टाचार हुआ, ये किया। मैंने तो अभी तक पर्सनल किसी पे हमला किया ही नहीं। अगर वो सवाल पूछ लेता तो बहुत असहज हो जाते कि ऑफिस की जमीन और घर की जमीन किसकी है। वो भी डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं मेरे पास, इसी फोन के अंदर है। किसके? अब ज्यादा मत पूछिए। ऑफिस की जमीन और घर की जमीन पे कहां से, किस यूनिवर्सिटी से तो ऑफिस की जमीन पे और किसी से घर की जमीन पे लिया गया है, डॉक्यूमेंट्स हैं। हमको 3 के बाद भी मिलना है। आज ही सारी पोटली खाली मत करवाइए, 3 तारीख के बाद भी आपको बताऊंगा कि ये जो सांप रूपी 80 फीट की रोड बनी, इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स थे जिनको फायदा हुआ, वो भी लिस्ट आ गई है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, वो सारे कागज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी देते हैं मुझे, ऑफिस बियरर्स। भाई साहब ये मुद्दा उठा हुआ, ये अतिक्रमण की जमीन है, ये जनार्दन राय नागर यूनिवर्सिटी की जमीन है, भाई साहब ये मैं कागज भेज रहा हूं आपको। मैंने इसलिए नहीं उठाया सर, क्योंकि मुझे लगा कि एक लेवल रहता है हर पॉलिटिशियन का। मैं भी सवाल कई लोगों से पूछ सकता था और मैंने नहीं पूछा और ना पूछना चाहूंगा।
और मैं ये जरूर आपके माध्यम से उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि जो जमीनें दबा दबा कर रूट डाइवर्ट कर करके अपने भाव बढ़ा रहे हैं, उनके अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। ये मैं आपको बोलना चाहता हूं, उनके अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं। जो पहले कर लिया उसकी भी जांच होगी, और आगे तो भूल जाइए आप। आपके जो जमीनों से अचानक से, सर जमीनों से यहाँ पे ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो अचानक से करोड़पति बन जाते हैं, उनके अच्छे दिन खत्म हो चुके। गोरवाल जी, सॉरी, अभी जो आपने जमीनों की बात की, तो आपके अजय गोरवाल जी ने मुख्यमंत्री को लिख के थक गए 274 पार्टों का मामला, वो एक बार भी आपने नहीं उठाया। मैंने कहा ना, जब मैं पॉजिटिव आदमी हूं, मैंने थोड़ा सा बोला, जिसी में मेरे साथी ने कहा गौरव जी आपके मुंह से सिर्फ पॉजिटिव बातें अच्छी लगती, कहा कि नहीं आपने, तो मैं तो विकास की बात करूंगा, उदयपुर को आगे ले जाने की बात करूंगा, उदयपुर को रोजगार दिलाने की बात करूंगा। पर ध्यान रहे, कान खोल के सुन ले वो सब लोग जो भ्रष्टाचार कर करके जमीनों पे कब्जा कर करके पैसे कमा रहे थे, उनके अच्छे दिन अब खत्म हो चुके। वो वाइंड अप कर ले अपना काम। अब ना तो मैं ये काम करूंगा ना करने दूंगा, ये मैं आप सब लोगों के सामने वादा करके जाऊंगा।